तो दोस्तों, हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन कुछ कहानियों में हीरो पैदा नहीं होता, हालात उसे बनाते हैं। मैरी एक आम सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। बचपन का दर्द, माँ की मौत और एक ऐसा सिस्टम जिसने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की। वो चाहती तो सब कुछ भुलाकर एक सीधी सादी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन जब जिंदगी बार बार चोट देती है तो इंसान या तो मर जाता है या फिर बदल जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लडी मैरी मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1993 से, जहां पर हमें एक ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कपल आता है जो कि एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो ऑर्फनेज की मालकिन कांता जो है वो उस कपल को यहाँ के बच्चों के बारे में बताने लगती है कि यहाँ का हर एक बच्चा बहुत होशियार है। साथ ही कांता उस कपल को उन 3 डिसेबिलिटीज बच्चों के बारे में भी बताती है जो कि यहीं पर रहते हैं, और वो उनसे ये भी कहती है कि वो इन्हें चूज ना करें क्योंकि इन्हें कुछ प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो कपल यहाँ से चला जाता है। लेकिन रात को हमें मालूम चलता है कि वो कोई कपल नहीं था, बल्कि वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग थे जो कि यहाँ पर पता करने के लिए आए थे कि यहाँ कितने बच्चे हैं और कितनी सिक्योरिटी है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं, साथ ही कांता देवी को भी मार देते हैं, और ऑर्फनेज के सारे बच्चों को उन्होंने अपने साथ ले गए थे। सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों को छोड़ा था जो कि डिसेबिलिटीज के चलते थोड़े कमजोर है। उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से उन्हें नहीं ले जाया गया, और उन्हीं 3 बच्चों में से एक बच्ची मैरी है। और कांता देवी जो है वो मैरी की माँ होती है। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते तो देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। मैरी ने उन तस्करों की सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनी थी। मैरी ने उन्हें देख नहीं पाई थी, जिस वजह से पुलिस के पास अब कोई भी वैलिड सबूत नहीं है जिससे कि वो उन तस्करों को पकड़ सके। अब कहानी जो है वो कई साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम मैरी को देख पाते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है, और इसी हॉस्पिटल में कांताराव नाम का एक डॉक्टर जो है वो मैरी के ऊपर गंदी निगाहें डाल रहा था, जो बात मैरी भी बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन फिलहाल मैरी तो कुछ नहीं करती। जिसके बाद मैरी अपने घर जाती है, और जब वो घर जाती है तो हमें मालूम चलता है कि मैरी के साथ 2 और लोग रहते हैं जिनका नाम राजू और बासा है। राजू जो है वो बहरा है और उसे एक कैमरामैन बनना है, इसलिए वो हर महीने पैसे इकट्ठे कर रहा है। जिसके बाद बात आती है बासा की। बासा जो है वो गूंगा है और उसे एक एक्टर बनना है, जिस वजह से हमेशा वो ऑडिशन वगैरह देता रहता है, लेकिन अभी तक तो कोई बात नहीं बनी है। और यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि ऑर्फनेज में जो 3 डिसेबिलिटीज वाले बच्चे थे वो यही तीनों थे, और अब ये तीनों जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखकर चलते हैं। कि तभी मैरी के पास कांताराव का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसका काम हो गया है, इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाए। ये सुनकर मैरी जो है वो खूब तैयार होकर तुरंत ही डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली गई। तो मैरी जब हॉस्पिटल पहुंची और जब वो कांताराव से मिली तो उसे मालूम चला कि कांताराव के इरादे जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो इसे यहाँ पर बुलाकर इधर उधर टच करने लगता है, जो देखकर मैरी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। और जब कांताराव आगे बढ़ने लगा तो मैरी ने उसे धक्का दे दिया, और कांताराव जो है वो टेबल पर रखे स्कैल्पल से टकरा जाता है, जिस वजह से कांताराव की यहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बासा को, जो कि एक फिल्म स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए गया था। जब वो वहां पहुंचा तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बात कुछ ऐसी है कि एक डायरेक्टर जो है वो एक लड़की का शोषण करने वाला था। वो उससे वादे कर रहा था कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। जिसके बाद वो भी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन ये देखकर लड़की को गुस्सा आ जाता है, और फिर उसके हाथ में जो भी आता है वो उससे उस डायरेक्टर के सर पर वार कर देती है, जिस वजह से डायरेक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। तो बादशाह जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि मैरी पहले से ही वहां पर मौजूद है। मैरी ने वहां किसी की जान ली है, तो वहीं बादशाह ने किसी को जान लेते हुए देखा है। कि तभी यहाँ पर राजू आ जाता है। वो बताता है कि मैंने एक नया कैमरा खरीदा है, लेकिन तभी बासा नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। तब राजू सब कुछ सच बताता है। वो कहता है कि मैंने कैमरा जरूर लिया था, लेकिन जिस भी आदमी से वो कैमरा लिया था ना, वो चोरी का था। और तभी वहाँ पर कैमरे का रियल मालिक आ गया, और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने ये कैमरा चुराया है, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा। तब राजू बासा से मिलने के लिए स्टूडियो जाने लगा था। तभी बीच रास्ते में उसे एक कैमरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा,
और ये देखकर वो खुश हो गया और फिर उसने कैमरा उठाकर अपने घर ले आया। अब इस कैमरे के बारे में राजू मैरी को बता रहा था कि तभी उस कैमरे में एक वीडियो प्ले हो जाता है और उस वीडियो में हम देख पाते हैं उसी डायरेक्टर को जो कि उस लड़की से गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। और जब ये वीडियो बासा ने देखा तो वो इन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ तो मैंने अपनी रियल आंखों से देखा है, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है। दरअसल में वो कैमरा जो है वो उसी डायरेक्टर ने खिड़की पर फिट किया था ताकि वो उस लड़की के साथ अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके और बाद में उस लड़की को ब्लैकमेल कर सके। तो उन्होंने उस वीडियो में आगे देखा कि डायरेक्टर पूरी तरह से मरा नहीं था। तभी उस लड़की का हस्बैंड वहां पहुंचा था। हस्बैंड जब वहां पहुंचा तो वो पूरी तरह से गुस्से में था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ और इस डायरेक्टर के बीच में कुछ चल रहा था, इसलिए उसने उस डायरेक्टर को अपने हाथों से ही मार डाला। लेकिन ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और बाद में वो उस खिड़की से नीचे गिर गया और फिर ये राजू को मिल गया। जिसके बाद मैरी के घर पर सर्कल इंस्पेक्टर प्रभाकर पहुंचते हैं और उसे देखकर ये तीनों ही हैरान रह चुके थे क्योंकि उस लड़की का हस्बैंड यही प्रभाकर है और डायरेक्टर को भी प्रभाकर ने ही मारा है। दरअसल में प्रभाकर यहाँ पर मैरी से मिलने के लिए आया है क्योंकि वो डॉक्टर कांताराव के बारे में मैरी से पूछताछ करने आया था क्योंकि मैरी जो है वो उसके अंडर में नर्स थी। यहाँ पर प्रभाकर के हाथ वो कैमरा भी लग चुका था लेकिन वो उस कैमरे के साथ टाइम पास कर रहा था। उसने वो वीडियो नहीं देखा जो उसे देखना चाहिए था कि तभी मैरी का पड़ोसी यहाँ पर आ जाता है जोजो, जो कि मैरी से कहता है कि मेरे लैपटॉप को तुम्हारे यहाँ पर चार्ज लगा दो क्योंकि मेरे घर पर लाइट नहीं है। तो मैरी ने जोजो के लैपटॉप को चार्ज पर लगा दिया था और प्रभाकर भी यहाँ से जा चुका था। तो अब मैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही प्रभाकर के पास कॉल करती है। वो उससे कहती है कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि तुमने उस डायरेक्टर को मारा है, हमारे पास वो वीडियो भी है, अगर फंसना नहीं चाहते हो तो हमें 5 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर तो प्रभाकर भी पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन है जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कि तभी प्रभाकर ने उस नंबर को ट्रेस किया और उसे मालूम चला कि ये मैरी का नंबर है और तो और उसे तो इन लोगों पर पहले ही शक हो गया था। प्रभाकर एक ऐसा बंदा है जो कि अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है, ऐसे काम उसने बहुत किए हैं और अब वो कैमरा भी उसके हाथ लग गया था, इसलिए उसने उसका मेमोरी कार्ड निकाला और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब प्रभाकर जो है वो इन तीनों को मारने वाला था कि तभी मैरी उसे बताती है कि वो शारीरिक रूप से अपंग है, राजू जो है वो बहरा है, बासा जो है वो गूंगा है और मैं जो हूँ वो पार्शली ब्लाइंडेड हूँ। मुझे देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से मैं कांताराव के पास गई थी। कांताराव ने वादा किया था कि वो उसे बिल्कुल ठीक कर देगा, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कांताराव के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन प्रभाकर को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो इन तीनों को मारने ही वाला था। कि तभी मैरी बताती है कि जोजो का लैपटॉप मेरे घर पर चार्ज होने के लिए आया था और मैंने उसकी एक कॉपी जो है वो उसी लैपटॉप में डाल दी है, जिस वजह से सबूत जो है वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर तो प्रभाकर पूरी तरह से हैरान रह गया और अब वो किसी भी हालत में उसे वो वीडियो चाहिए था क्योंकि अगर उसका एक कॉपी भी जिंदा है तो वो पूरी तरह से फंस सकता है। तो प्रभाकर जोजो को ढूंढने के लिए निकल गया क्योंकि जोजो जो है वो आज रात अपने घर वापस जा रहा था। वासा और राजू तो यहाँ पर मैरी के फैन हो चुके थे कि उसके पास कितना दिमाग है। तब मैरी बताती है कि उनके पास कोई ऐसी कॉपी नहीं है उस वीडियो की और जोजो के लैपटॉप में भी कुछ नहीं है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अगर वो प्रभाकर से ये सब कुछ नहीं बोलती तो प्रभाकर उन्हें जान से मार देता, इसलिए उसे ये सब कुछ बोलना पड़ा और आज रात ही हमें यहाँ से निकलना है वरना प्रभाकर हमें फिर से ढूंढ के मार देगा। अब प्रभाकर जब जोजो को ढूंढ रहा था कि तभी प्रभाकर को जोजो जो है वो एक बस स्टॉप पर मिलता है, जहाँ प्रभाकर को जोजो और जोजो का लैपटॉप दोनों ही मिल चुके थे। प्रभाकर जब उसके पूरे लैपटॉप को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि इस लैपटॉप में उस वीडियो का नामो निशान नहीं है, मतलब कि प्रभाकर समझ गया था कि मैरी ने उसे बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद मैरी राजू और बासा के साथ एक ऐसे आदमी से मिलने के लिए जाती है जो कि उन्हें बचा सकता था। उस आदमी का नाम है शेखर बाबू। शेखर बाबू के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक गैंगस्टर है और उल्टे सीधे धंधे वो अक्सर करता रहता है। एक बात और जो कि बहुत जरूरी, प्रभाकर और शेखर बाबू के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है।
प्रभाकर ने शेखर बाबू के 2-4 बंदों को अरेस्ट कर लिया है, जिस वजह से शेखर बाबू चाहते हैं कि प्रभाकर उन्हें रिलीज कर दे, लेकिन प्रभाकर नहीं मान रहा है। और ये सारी बातें तब हुई थी जब प्रभाकर मैरी के घर पर आया था और मैरी ने ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए तो मैरी अब शेखर बाबू के पास आई है। मैरी यहाँ पर शेखर बाबू से कहती है कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे कि प्रभाकर आपकी मुट्ठी में आ सकता है। बस आपको प्रभाकर के पास कॉल कर कर कहना होगा कि डायरेक्टर वाली वीडियो हमारे पास है। शेखर बाबू ऐसा ही करता है, वो प्रभाकर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि डायरेक्टर वाली वीडियो हमारे पास है, बहुत मस्त है। ये सुनकर तो प्रभाकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार शेखर बाबू को उस वीडियो के बारे में कैसे मालूम चला। शेखर खुश हो गया था क्योंकि प्रभाकर अब उसके बार बार सामने नहीं आएगा। और जब मैरी, बासा, राजू खाना खा रहे थे कि तभी शेखर बाबू फोन पर किसी से बात कर रहा था कि 3 बिन बुलाए मछली जो है वो उसके पास आ चुकी है, वो तो अपने आप ही जाल में फंस चुकी है। लेकिन ये सारी बातें मैरी सुन लेती है। तभी मैरी को बहुत पुराना एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मारा जा रहा था। वो कुछ देख तो नहीं पाई थी अंधेरे में, लेकिन उसने सब कुछ सुना था। जो लोग पार्शली ब्लाइंडेड होते हैं ना, उनके कान बहुत ही तेज होते हैं और उन्हें आवाज जो है वो कई सालों तक याद रहती है। और ये आवाज भी उसने बहुत सालों पहले सुनी थी। उसे मालूम चलता है कि शेखर बाबू वही आदमी है जिसने उसकी माँ को मारा था। तो मैरी को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो शेखर बाबू इन तीनों को ही बेच देगा। इसलिए वो शेखर बाबू के पास जाती है और कहती है कि जो सबूत प्रभाकर के खिलाफ हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पर नहीं है, उसे वो सबूत लेकर आने पड़ेंगे। तब शेखर बाबू परमिशन तो दे देता है, लेकिन वो उसके साथ अपने एक आदमी को भी भेजता है। लेकिन मैरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैरी बहुत चालाक लड़की है। वो उस आदमी को अपने जाल में फंसा लेती है, वो उससे मोबाइल तक ले लेती है। जिसके बाद मैरी पहुंचती है प्रभाकर के घर। प्रभाकर के घर दरअसल में वो प्रभाकर से मिलने नहीं गई थी, बल्कि वो उसकी वाइफ से मिलने गई थी और उसे बताया कि जिस डायरेक्टर को तुमने मारा था ना, वो मेरा भाई था और अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुम सभी को फंसा दूंगी। तब प्रभाकर की वाइफ यहाँ मैरी से कहती है कि इसका कोई रास्ता तो जरूर होगा। तब यहाँ पर मैरी कहती है कि एक रास्ता है कि अगर ये सारा इल्जाम तुम अपने पति के ऊपर डाल दो तो तुम बच सकती हो। तुम्हें बस कैमरे के सामने सब कुछ बोलना होगा, तुम्हें बताना होगा कि वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तुम्हारे पति ने किया था। ये सुनने के बाद प्रभाकर की वाइफ ऐसा ही करती है, बल्कि उसने तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया था। मैरी भी समझ चुकी थी कि प्रभाकर की वाइफ को अपने पति से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद मैरी यहाँ से वापस आ जाती है। तो मैरी के पास अब तक तो कोई सॉलिड एविडेंस नहीं थे, लेकिन अब उसके पास एक सॉलिड एविडेंस आ चुका है। अब ये सारे एविडेंस लेकर जब वो शेखर बाबू के पास पहुंची तो यहाँ पर शेखर बाबू को भी कुछ बातें मालूम चल चुकी थी। उसे मालूम चलता है कि सालों पहले ऑर्फनेज में जिन सारे बच्चों को उसने बेचा था, उसी ऑर्फनेज में ये तीनों बच्चे भी मौजूद थे। शेखर बाबू वैसे तो उन्हें बेचने वाला था, लेकिन अब वो इन्हें मार डालेगा। जब वो इन्हें मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर प्रभाकर आ जाता है। प्रभाकर के यहाँ पर पहुँचते ही प्रभाकर यहाँ पर शेखर बाबू के सारे गुंडों को चुन चुन कर मारने लगता है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको एक फ्लैशबैक का सीन बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जब मैरी वहाँ प्रभाकर के घर पर एविडेंस लेने गई थी, तब यहाँ पर मैरी ने प्रभाकर के पास कॉल किया था और उसे सब कुछ बता दिया। मैरी ने उसे कहा कि शेखर बाबू के कहने पर ही मैं ये सब कुछ कर रही थी। अगर तुम चाहो तो शेखर बाबू को आज ही यहाँ पर मार सकते हो, और तो शेखर बाबू के पीछे तो पुलिस बहुत दिनों से पड़ी है। अगर आज तुम इसे मार भी दोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा प्रमोशन होगा। तब प्रभाकर ने ऐसा ही किया। प्रभाकर यहाँ पर पहुंचा और शेखर बाबू के सभी लोगों को मार दिया, और इन सब के पीछे मैरी का हाथ है। आखिर में हम देखते हैं कि प्रभाकर जब शेखर बाबू को गोली मारने वाला था कि तभी देखते हैं कि प्रभाकर की गन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। शेखर बाबू ये देखकर खुश हो गया, लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैरी थी जो कि अपने स्कैल्पल से यहाँ पर शेखर बाबू को मार देती है और अपनी माँ का बदला ले लेती है। और अब मैरी के पास जो एविडेंस थे वो सारे एविडेंस वो प्रभाकर को दे देती है। बदले में वो बस उससे ये चाह रही थी कि वो उन्हें जिंदा छोड़ दे, वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन प्रभाकर ने यहाँ पर मैरी को वो 5 लाख रुपए भी दे दिए थे, जिसके बाद मैरी उन 5 लाख रुपए को लेकर बासा और राजू के साथ इस शहर को छोड़ने का फैसला करती है कि तभी उसे रेलवे स्टेशन पर एक अनाथ लड़की मिलती है और उसे देखकर पता नहीं मैरी के अंदर ऐसा कौन सा आइडिया आया
कि वो पूरी तरह से खो गई थी। और अब कहानी जो है वो 8 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि मुंबई में बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे काले धंधे भी चल रहे हैं, जिस वजह से हैदराबाद के एक ऑफिसर को बुलाया गया है जो कि इन ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करे। और आगे हमें मालूम चलता है कि ये ऑफिसर दरअसल में कोई और नहीं बल्कि प्रभाकर होता है। दरअसल में 8 साल पहले प्रभाकर का प्रमोशन हो गया था और अब इस केस के पीछे वो लगा है। पुलिस वाले यहाँ पर प्रभाकर को बताते हैं कि इस केस के पीछे कई सारे ऑफिसर्स पड़े थे, लेकिन सभी लोग नाकामयाब रहे हैं। इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक औरत का हाथ है जिसका नाम है कौशल्या देवी। और जब प्रभाकर को कौशल्या देवी की फोटो दिखाई जाती है तो प्रभाकर फोटो को देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मैरी होती है। वो तुरंत ही कौशल्या देवी से अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहता है। और जब वो कौशल्या देवी से मिलने के लिए जा रहा था तब प्रभाकर के लिए एक बहुत ही महंगी कार आती है उसे लेने के लिए। कुछ 5 किलोमीटर जाने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर की कौशल्या देवी रहती है। और मालूम चलता है कि कौशल्या देवी का एक बहुत ही बड़ा महल है। जिसके बाद प्रभाकर कौशल्या देवी से मिला जो कि कोई और नहीं बल्कि मैरी होती है। प्रभाकर कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम काले धंधे कर रही हो, तुम गरीबों की मदद करती हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस केस के पीछे मैं हूँ तो तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। लेकिन यहाँ पर मैरी कहती है कि यहाँ तक आने के लिए मैंने न जाने कितने प्रभाकर को फेस किया होगा और न जाने कितने शेखर बाबू को फेस किया होगा। प्रभाकर भी कहता है बात तो सही है, लेकिन अब तुम्हारे पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ी है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने इन सब की प्लानिंग भी कर ली होगी कि इन सब से बचना कैसे है। जिसके बाद आखिर में मैरी जो है वो एक हल्की सी मुस्कान देती है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ब्लडी मैरी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक आईना है उस समाज का, उस सिस्टम का और उन जख्मों का जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे एक लड़की जिसे दुनिया ने हमेशा कमजोर समझा, अपने अंदर के डर, दर्द और अपमान को ताकत में बदल कर एक नई पहचान बनाती है। मैरी ने अपनी माँ को खोया, बचपन में सिस्टम की बेरुखी झेली और जब बड़े होकर उसी सिस्टम ने फिर से उसे दबाने की कोशिश की तो उसने इंसाफ मांगना बंद कर दिया और खुद ही इंसाफ बन गई। फिल्म हमें सिखाती है कि जब कोई तुम्हारी आवाज ना सुने, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे और जब हालात तुम्हारे हर दरवाजे बंद कर दे, तब तुम्हें खुद अपनी ताकत बनना पड़ता है। जैसे मैरी जैसी लड़कियां हमारे आसपास भी होती है जो चुप होती है, सहती है, लेकिन जब उठती है तो उनकी चुप्पी तूफान बन जाती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है, कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, वो ताकत बनने की पहली सीढ़ी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, बस जरूरत होती है उस चिंगारी की, उसे जगह देना। मैरी ने अपना अतीत नहीं भुलाया, उसने उसी दर्द को हथियार बनाया और एक मिसाल बन गई। और जाते जाते वो हमें एक बात सिखा गई, डरो मत, लड़ो तब तक जब तक कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान ना बन जाए। तो कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना तोड़ देती है कि तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मैरी की कहानी बताती है कि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता तो वो सबसे खतरनाक बन जाता है। वो एक अनाथ लड़की थी जिसे सिस्टम ने अनदेखा किया, समाज ने दबाया और अपनों ने खो दिया, पर उसने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, उसे आग बनाया और उस आग से अपने दुश्मनों को राख कर दिया। ब्लडी मैरी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे किसी ने तैयार नहीं किया था, जिसे कोई सहारा नहीं मिला, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी सिवाय एक चीज की, और वो है हिम्मत। इस फिल्म का संदेश यही है कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, अगर तुम्हें बार बार दबाया गया है, अगर तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुनी गई तो डरो मत, क्योंकि तुम ही एक दिन आवाज बनोगे। क्योंकि हर औरत जो सहती है वो कमजोर नहीं होती, वो एक तूफान होती है जो सही वक्त पर उठती है। और जब वो उठती है तो ना तो कानून उसे रोक पाता है, ना सिस्टम और ना समाज। ब्लडी मैरी हमें याद दिलाती है कि लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक जीत हमारी नहीं होती। तो ब्लडी मैरी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी जब बार बार तुम्हें गिराए, जब सिस्टम तुम्हारी चीखों को अनसुना करे, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तब वक्त आ जाता है अपनी तकदीर खुद लिखने का। मैरी जैसी लड़कियां हर समाज में होती है जो दर्द सहती है, चुप रहती है, लेकिन एक दिन जब वो चुप्पी टूटती है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो एक क्रांति बन जाती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है, कमजोरी में भी ताकत छुपी होती है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है
जो हालात के खिलाफ खड़ी हो सकती है। और जब इंसाफ देने वाला सिस्टम नाकाम हो जाए तो इंसान को खुद ही इंसाफ बनना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ब्लडी मैरी मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।